रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस बहते हुए पालने तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तभी पानी की एक विशाल लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। भगवान, मेरे बच्चे को बचाना। चारों तरफ सिर्फ पानी का गर्जन और चीखें थीं। घने घने कोहरे की चादर ओढ़े सोनपुर गांव पर अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं पड़ी थी कि विशाल नदी के तट पर हलचल शुरू हो चुकी थी। नदी का पानी शांत, गहरा और नीले आसमान के प्रतिबिंब की तरह चमक रहा था। इस नदी के दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैली उपजाऊ मिट्टी थी, जो सोनपुर के किसानों के लिए सोने से कम नहीं थी। गांव के छोटे छोटे कच्चे पक्के मकान एक दूसरे के करीब बसे हुए थे, जैसे एक बड़ा परिवार साथ रहता हो। इसी गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी, जिसकी छत पर कंडे और भूसा सुखाया गया था। कुटिया के बाहर नीम के पेड़ से ठंडी हवा चल रही थी। उसी नीम के नीचे रामू अपने हाथों में तांबे का लोटा लिए खड़ा था। रामू की उम्र करीब 35 साल की थी। चेहरे पर कड़ी धूप और मेहनत की वजह से सांवलापन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले नदी को प्रणाम करता था। तभी कुटिया का दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। रामू की पत्नी राधा बाहर आई। राधा के पल्लू से उसका 5 साल का बेटा छोटू चिपका हुआ था, जो अभी अभी नींद से जागा था और अपनी आंखें मसल रहा था। राधा ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, सुनते हो जी, कब तक यूं ही नदी को ताकते रहोगे? चूल्हा ठंडा पड़ा है और छोटू की भूख से जान निकली जा रही है। कल रात जो थोड़ी सी बाजरे की रोटी बची थी, वो तो सुबह छोटू को दूध के साथ दे दी। रामू ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। चेहरे पर एक हल्का सा सुकून भरा मुस्कुराता हुआ भाव लाया और बोला, राधा, तू घबराती क्यों है हर बात पर? देखना, आज सुबह की हवा कितनी ठंडी और पवित्र है। इस विशाल नदी ने आज तक हमारे या किसी भी गांव वाले के पेट पर लात नहीं मारी। जब तक ये नदी हमारे साथ है, सोनपुर का कोई भी इंसान भूखा नहीं सो सकता। छोटू ने अपनी माँ का पल्लू खींचते हुए तोतली आवाज में कहा, पापा पापा, मुझे नदी के पास जाना है। कल छोटन भैया बता रहे थे कि वहाँ पानी में रंग बिरंगे कछुए तैरते हैं। मुझे भी कछुआ देखना है। रामू ने हंसकर छोटू को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोला, अरे मेरे शेर, कछुए देखने चलेंगे ना? पहले सूरज तो पूरा उग जाने दे। आज खेत में जाकर देखना है कि गेहूं की बालियां कितनी लंबी हो गई हैं। इस बार फसल इतनी शानदार हुई है कि सेठ धनराज का सारा कर्ज चुकता करने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे बच जाएंगे कि हम तेरे लिए एक नई स्लेट और बस्ता खरीद सकें। राधा ने रसोई की तरफ जाते हुए आह भरी और बोली, भगवान करे तुम्हारी ये बात सच हो जाए जी। पर मुझे न जाने क्यों आज सुबह से ही सीने पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। कल रात सोते वक्त सपने में ऐसा लगा मानो नदी का पानी हमारे घर के आंगन तक आ गया हो और हम सब उसमें डूब रहे हों। रामू ने राधा के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, अगली हो गई है क्या सुबह सुबह? ऐसे बुरे सपने नहीं सोचते। ये नदी हमारी माँ है, तबाही थोड़ी लाएगी। जा जल्दी से चाय बना, मुझे खेत भी निकलना है। गांव के ठीक बीचों बीच बनी सेठ धनराज की 2 मंजिला पक्की हवेली सोनपुर के बाकी सभी घरों से बिल्कुल अलग थी। लाल पत्थरों और मजबूत दीवारों वाली इस हवेली के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए बंद रहते थे, लेकिन सूदखोरों और चापलूसों के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। सेठ धनराज इस समय अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में चांदी का हुक्का था, जिसका धुआं वे आसमान की तरफ उड़ा रहे थे। उनके पास ही उनका मुंशी राम प्रसाद हाथ में हिसाब किताब की मोटी बही खाता लिए खड़ा था और कांपते हुए बोला, सेठ जी,
गांव के आधे से ज्यादा किसानों ने इस बार भी पूरा ब्याज नहीं चुकाया है। रामू और उसके जैसे कई किसानों का कहना है कि फसल कटने के बाद वे एक मुश्त पैसा देंगे। धनराज ने हुक्के की नली को मुंह से हटाया, एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और अपनी तीखी आंखों से मुंशी को घूरते हुए कहा, ब्याज कटने के बाद देंगे। फसल के भरोसे बैठे रहे मुंशी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। किसानों की फितरत तुम नहीं जानते। जब फसल अच्छी होती है तो वे बच्चों की शादियों और गहनों में पैसा उड़ा देते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो भगवान का नाम लेकर हाथ खड़े कर लेते हैं। मुंशी ने सिर झुकाते हुए कहा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सेठ जी, पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। रामू ने पंचायत में कहा है कि नदी के किनारे वाली जमीन पर जो हमारी नई योजना है उससे किसानों को नुकसान हो सकता है। धनराज अपनी कुर्सी से झटके से उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की लालिमा दौड़ गई। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा और दहाड़ते हुए बोला, रामू, वो छोटा सा किसान मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है? वो नदी का किनारा क्या उसके बाप की बपौती है? उस जमीन पर मैंने सरकार से परमिशन ले ली है और अब वहां सोनपुर का सबसे बड़ा कंक्रीट का गोदाम और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नदी के रास्ते से छेड़छाड़ होगी या नहीं, ये धनराज तय करेगा, कोई गरीब किसान नहीं। लेकिन सेठ जी, इंजीनियर साहब ने कल ही फाइल में लिखा था कि अगर नदी के प्राकृतिक बहाव को कंक्रीट की दीवारों से रोका गया तो बारिश के दिनों में पानी का निकास बंद हो जाएगा और पूरा गांव डूब सकता है। धनराज पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे बरामदे में गूंज उठी। उसने कहा, डूब जाएगा? अरे मूर्ख मुंशी, पहाड़ों में बारिश होती है, यहाँ मैदानों में नहीं। और अगर खुदा न खस्ता कभी ज्यादा पानी आ भी गया तो मेरा पक्का गोदाम इतना ऊंचा है कि पानी उसे छू भी नहीं पाएगा। गरीबों के कच्चे घर बहते हैं तो बह जाएं, मुझे मेरे गोदाम और मुनाफे से मतलब है। जाओ, आज ही मजदूरों को भेजो और नदी के मुहाने पर कंक्रीट की दीवार खड़ी करने का काम शुरू कर दो। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की तेज धूप अब धीरे धीरे नरम हो रही थी। सोनपुर का मुख्य पीपल का पेड़, जिसके नीचे हर साल गांव के मेले लगते थे, आज तनाव का केंद्र बना हुआ था। पेड़ के चबूतरे पर गांव के बुजुर्ग, मुखिया मंगरू राम और दर्जनों किसान बैठे थे। उनके ठीक सामने सेठ धनराज के 4 लठैत हाथ में लाठियां लिए खड़े थे और उनके पीछे मजदूर नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट के खंभे गिरा रहे थे। रामू अपने खेत से सीधा वहीं पहुंचा। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और माथे पर पसीना था। उसने जब देखा कि नदी के उस रास्ते पर बड़े बड़े खंभे गाड़े जा रहे हैं जहां से पानी खुलकर बहता था, तो उसका खून खौल उठा। मुखिया जी, आप सब यहाँ चुपचाप कैसे बैठे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सेठ धनराज क्या कर रहा है? वह नदी के कुदरती पेट में कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आने वाले बारिश के मौसम में पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी और यह पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। रामू बेटा, हम सब समझते हैं तेरी बात, पर क्या करें? हम गरीब लोग सेठ के कर्ज के दलदल में फंसे हैं। उसने हम सब की जमीन गिरवी रख रखी है। अगर उसके खिलाफ मुंह खोलेंगे तो वो रातों रात हमें बेघर कर देगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ सेठ धनराज अपनी 2 लठैतों के साथ आगे आया। उसके चेहरे पर अहंकार की मुस्कान थी। ओह, तो हमारा रामू पंडित आज सोनपुर का नेता बन बैठा है। क्यों बे रामू, तुझे मेरी इस योजना से क्या तकलीफ है? क्या तेरी जमीन मेरी दीवार के अंदर आ रही है? सेठ धनराज, जमीन की बात नहीं है, यहाँ बात पूरे सोनपुर की जान की है। बुजुर्गों से हमने सुना है और इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान ने नदी के स्वभाव और उसके रास्तों से खिलवाड़ किया है, तब तब प्रकृति का ऐसा तांडव हुआ है कि अच्छे अच्छे महलों की नींव उखड़ गई है। पैसे के लालच में तू पूरे गांव की जान दांव पर लगा रहा है।
धनराज गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर रामू के कॉलर के पास हाथ ले जाने की कोशिश की, पर रामू की आंखों की तेज चमक देखकर उसके हाथ रुक गए। बड़ी बड़ी बातें मत सिखा मुझे किसान। ये नदी हो या भगवान, सब पैसे के आगे झुक जाते हैं। मैंने इस दीवार पर लाखों रुपए लगाए हैं ताकि मेरा व्यापार बढ़े। अगर तू या तेरे किसी साथी ने इस काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो कल सुबह तेरी कुटिया इस जमीन पर नजर नहीं आएगी, समझ ले। तेरी ये दीवारें और तेरी दौलत बहुत लंबी नहीं चलेगी सेठ। आज तू अपनी ताकत पर इतरा ले, पर जब कुदरत का कोप बरसेगा तब तेरी ये तिजोरियां तुझे बचा नहीं पाएंगी। मैं अकेला ही सही, पर तेरी इस ज्यादती के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ूंगा। 2 दिन बीत चुके थे। पंचायत में हुई उस गर्मागर्म बहस के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। सेठ धनराज के मजदूरों ने नदी के मुहाने पर वो अवैध कंक्रीट की दीवार पूरी मजबूती से खड़ी कर दी थी। नदी का जो पानी पहले फैलकर बहता था, अब एक संकीर्ण रास्ते से गुजरने को मजबूर था, जिससे पानी की धारा में भारी खिंचाव और गड़गड़ाहट पैदा हो गई थी। तीसरे दिन की सुबह हुई, लेकिन आसमान में सूरज का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ ऐसे काले सीसे जैसे भारी बादल छाए हुए थे, मानो आसमान नीचे उतर आया हो। ठंडी और तेज हवाओं के झोंके चलने लगे थे, जिनसे पेड़ों की डालें बुरी तरह झूल रही थीं। रामू अपने खेत से उदास लौटकर कुटिया के बरामदे में बैठा था। राधा अंदर छोटू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर हो रही हल्की हल्की फुहारों और आसमान में लगातार गूंज रही बादलों की भयानक गर्जना से बच्चा बार बार चौंक कर उठ जाता था। जी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने अपने ब्याह के बाद से ऐसी मनहूस हवा कभी नहीं देखी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध और नमी है। गांव के सब लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में बादल फट गया है। जानता हूँ राधा, जब से मैंने वो कंक्रीट की दीवार बनते देखी है, मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। अगर पहाड़ों का पानी सचमुच नीचे उतरा तो नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि इस संकीर्ण रास्ते से पानी निकल ही नहीं पाएगा। सेठ ने अपनी तिजोरी बचाने के चक्कर ने पूरे गांव के लिए कब्र खोद दी है। तभी बाहर गांव के एक बुजुर्ग किसान मंगल काका अपनी लाठी टेकते हुए हाँफते हुए आए। उन्होंने दरवाजे पर ही पुकारा, रामू बेटा, अरे रामू, बाहर निकल जल्दी। रामू ने तुरंत उठकर दरवाज़ा खोला और मंगल काका को अंदर बैठाते हुए पानी का लोटा बढ़ाया। क्या बात है काका, इतनी तेज बारिश में इस तरह क्यों दौड़े आ रहे हो? मंगल काका ने कांपते हाथों से पानी पिया और हाँफते हुए बोले, बेटा, अनर्थ हो गया। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। वो जो सेठ ने कंक्रीट की दीवार बनाई है, उसके पीछे पानी का भयंकर दबाव बन रहा है। पानी अब खेतों को डुबोता हुआ गांव की निचली बस्तियों की गलियों तक पहुंच गया है। मुखिया जी ने सबको चेतावनी दी है कि सब लोग अपने कीमती सामान छोड़कर ऊंचे टीले की तरफ भागे। हे भगवान, छोटू, रामू, हमारे बच्चे का क्या होगा? हमारी कुटिया तो वैसे ही नीची जगह पर है। राधा, रो मत, हिम्मत रख। मैं अभी छोटू को गोद में लेता हूँ। हम तुरंत गांव के ऊंचे हिस्से की तरफ चलेंगे। मंगल काका, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे आते हैं। रात के 12 बज चुके थे। सोनपुर गांव में अब कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय आसमान में बार बार कौंधने वाली उन भयानक बिजली की तेज चमक के, जो पल भर के लिए पूरी धरती को खून जैसी रोशनी से भर देती थी। मूसलाधार बारिश अब एक ऐसी आंधी बन चुकी थी जिसके आगे टिकना नामुमकिन था। पानी आसमान से ऐसे गिर रहा था मानो बादलों में कोई बड़ा छेद हो गया हो। रामू, राधा और छोटू किसी तरह गांव के मुख्य मार्ग तक पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठी।